हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग अगली यूनिट को स्टार्ट कर चुके हैं। अपनी फिजिक्स में जो 11वां लेसन चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगली यूनिट यानी कि अगली इकाई पर बात करने आ गए हैं। ठीक है, किस पर बात करने आ गए हैं बेटा? अगली यूनिट पर या फिर अगली इकाई पर। देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है अपना सेशन, तो इसको मैं बना लेता हूँ। हाँ, बन गया। ठीक है, तो अगली यूनिट पर हम लोग बात करेंगे। तो अगली यूनिट है अपनी परमाणु तथा नाभिक, और ये 8 अंक की पूछी जानी है। नंबर पहला चैप्टर होगा परमाणु और दूसरा चैप्टर होगा नाभिक। ये दोनों चैप्टरों को मिला करके एक यूनिट बनाई गई है, एक इकाई बनाई गई है, जिस इकाई को हम लोग पढ़ेंगे। और वो इकाई और वो यूनिट 8 अंक की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। कितने अंक की बेटा? 8 अंक की। तो 8 में से 8 दिलाऊंगा, 7.5 मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है, इस तरह पढ़ाऊंगा कि 7.5 में मुझे स्वीकार नहीं है। आपके आ जाए ना, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं और आप 7.5 ले आए तो मतलब गलत करके आए हो। इस तरह पढ़ाऊंगा कि 8 में से 8 आए। आप मतलब इतना करके आओ कि एग्जामिनर खुश होकर तुम्हें 8 में से 8 दे दे, और बोल के आओ कि एक नंबर तुम अपने हिसाब से अपने लिए ले लेना। इतना बेहतरीन करके आओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि 30% जो अपना सिलेबस कट चुका है, हट चुका है सिलेबस, वो सिलेबस क्या है। कटा हुआ जो सिलेबस है वो सिलेबस अपना क्या है, सबसे पहले तो उस बारे में बात करेंगे। तो कटा हुआ सिलेबस है अपना दोनों चैप्टरों का रेडियो एक्टिवता। मतलब कि रेडियो एक्टिवता में बहुत सारी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती थी। रेडियो एक्टिवता के किरणें, तो इसमें अल्फा और गामा किरणें जो निकलती हैं उनके बारे में तो हमें पढ़ना है, लेकिन रेडियो एक्टिवता से बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था। एक डेरिवेशन रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। किसका? रदरफोर्ड और सोडी नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक रूल दिया था, एक नियम दिया था। वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता था, काफी इंपॉर्टेंट। इसको हटा दिया है। ठीक है, यही एक ऐसी चीज है रदरफोर्ड और सोडी का नियम, जो पूरी फिजिक्स में 30% सिलेबस में से जो हटाना चाहिए था उसे मतलब कि हटाया है। अच्छी चीज है, हटा दिया है। लेकिन ये एग्जाम में आता था, मतलब एग्जाम में आने वाली चीज इसने यही हटाई है। बाकी तो सब फालतू की चीजें हटाई है, बच्चों को भ्रमित किया गया है। ठीक है, दूसरा हटा है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है? इसके बाद हटा है द्रव्यमान संख्या। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको बता दिया 30% सिलेबस में से इन दो चैप्टरों में से ये खत्म हुआ है। तो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु और फिर पढ़ेंगे नाभिक। तो परमाणु होगा अपना 12th फिजिक्स का 12वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर बेटा? 12th फिजिक्स चैप्टर 12। बोलो बेटा, समझ आ गई बात? 12th फिजिक्स चैप्टर 12। इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद आगे बात करता हूँ मैं आपसे। जब आगे बात करूंगा तो सबसे पहली बात तो यही कर लूंगा कि भाई परमाणु चैप्टर का नाम है, तो यार तुमसे पूछ लूँ परमाणु होता क्या है। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ ये परमाणु क्या होता है। तो देखिए, परमाणु होता क्या है बेटा, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई चीज़ में ले लेता हूँ, जैसे कि ये निरमा है, ये निरमा है सर्फ एक्सल का। ठीक है, इस निरमे में क्या है बेटा, इसके बहुत सारे कण हैं इसके अंदर। अगर मैं इससे निकालूं, पढ़ाने के लिए निकाल ही देता हूँ। जैसे इससे कण निकल रहे हैं, ये देखो 2-3 कण मैंने यहाँ पे डाले, आपको दिख रहे होंगे कैमरे में। तो क्या है, ये छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, अगर इन छोटे छोटे कणों को मैं एकत्रित कर देता हूँ और एक साथ इनको चिपका देता हूँ तो एक बड़ा कण बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा कण बन जाता है। और यही क्या कहलाता है बेटा? परमाणु कहलाता है। मतलब छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक बड़ा कण बनाना क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, डाल्टन का परमाणु मॉडल आपने सुना होगा, बहुत मशहूर चीज है डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो डाल्टन का ये सिद्धांत ही यही था। डाल्टन का ये सिद्धांत था कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। डाल्टन ने कहा था, सही कह रहा था। ये पत्थर आपके सामने में लेके आ रहा हूं, ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे कणों से ही मिलकर तो इतना बड़ा पत्थर बना होगा। तो ये सिद्धांत बेटा डाल्टन का था। ये सिद्धांत किसका था? डाल्टन का सिद्धांत था कि अगर ये छोटे छोटे, ये पत्थर है बड़ा सा, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये डाल्टन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बोलो बेटा, समझ गए कि डाल्टन सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहली बात, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है, जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बोल दोगे डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहली बात इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? परमाणु कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी सी बात समझ आ गई। बोलो समझ आया सभी के? कोई ऐसा बालक है जिसके समझ में ना आया हो? तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि नाभिक का आकार क्या होता है। दो क्वेश्चन बहुत फेमस है इस चैप्टर के, आगे भी काम आएंगे। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि जगह की जहाँ भी आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे वहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा काम आते रहेंगे। पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नाभिक का आकार क्या होता है। सबसे पहली बात नाभिक का आकार, फिर इसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है परमाणु का आकार क्या होता है। किसका? परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। ठीक है, तो देखिए बेटा जो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। और जो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। बोलो समझ आ गया बेटा? यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करूँगा। और एक बात, ये डेटा बेसिक, ये जो चैप्टर चल रहा है आज की पूरी क्लास इसके बेसिक की होगी। देखिए जो आज की क्लास नहीं पढ़ता उसे पूरे क्लास में पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ाया क्या जा रहा है। इसका कारण ये है कि मेन चीज जो है आज ही खत्म करी जाएगी, क्योंकि परमाणु क्या है, ये परमाणु और नाभिक का जितना भी चैप्टर है इसे आज खत्म किया जाएगा, मतलब कि बेस से। अब इसके बाद तुम नहीं आ रहे हो तो आपकी समस्या है। अब यार सभी लोग कह रहे थे वीडियो का थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ, तो यार अब लाइव आने लगेंगे कुछ ही दिनों में, तो वीडियो का टाइम ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए टाइम बढ़ाने के लिए मैराथन क्लास लगा रहा हूँ, जिसमें एक क्लास में पूरा चैप्टर मात्र एक ही क्लास में समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो बेटा आइए आगे जानते हैं आगे क्या है इसमें। आप हमें बात आती है पढ़ना क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेटा एक क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, बोहर का परमाणु मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसका, बोहर का परमाणु मॉडल। और इसके बाद होगा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी यूनिट पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट की अपेक्षा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम परसों की क्लास में पढ़ाया जाएगा। कल पढ़ाया जाएगा बोहर का परमाणु मॉडल, परसों क्लास में पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे पहले हम जान लेते हैं आयनन अवस्था क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग आयनन अवस्था की बात करें, किसकी? आयनन अवस्था। आयनन अवस्था क्या होती है? कोई इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए और वो पूरी तरह से आयनित है। क्या है? पूरी तरह से आयनित है, तो वो क्या हो गई? उसकी आयनन अवस्था कहलाएगी। भाई देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इसको मैं आयनित कर दूं, ये क्या कर दूं? मैंने इसको आयनित कर दिया, तो अब ये अगर आयनित है तो ये क्या कहलाएगी? इसकी आयनन अवस्था कहलाएगी। सपोज करो कोई व्यक्ति है वो जोश में है, तो जोशियाई हुई अवस्था में कहलाएगा कि ये व्यक्ति जोशियाया हुआ है। सपोज करो किसी व्यक्ति है कोई, तो अभी तो वो व्यक्ति है, लेकिन अगर उसे बुखार आ जाए तो वो बुखार वाला पीड़ित व्यक्ति है। सपोज करो कोई व्यक्ति है उसको कोई मर्ज हो जाए तो इस मर्ज से पीड़ित व्यक्ति है। किसी के पीलिया हो जाए तो पीलिया वाला व्यक्ति है। इसी प्रकार आयनन अवस्था क्या होती है? कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वह आयनित है तो आयनन अवस्था कहलाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी इलेक्ट्रॉन को आयनित करना उसकी आयनन अवस्था कहलाती है। आयनित करना उसकी आयनन अवस्था कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इतना समझ में आ गया आयनन अवस्था क्या होती है। अब लोग हम बात करेंगे निम्नतम अवस्था। कौन सी अवस्था? निम्नतम अवस्था।
अब हम लोग बात करेंगे निम्नतम अवस्था की। ठीक है, निम्नतम अवस्था क्या होती है, तो आइए निम्नतम अवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। निम्नतम अवस्था होती क्या है। ठीक है, तो देखो निम्नतम जो अवस्था होती है वो भी एक गंभीर अवस्था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छी अवस्था होती है। ठीक है, पहली बात तो निम्नतम अवस्था भी एक अच्छी अवस्था होती है, इतनी सी बात समझ आ गई सबके। अब देखो निम्नतम अवस्था होती क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम n बराबर 1 रख देते हैं तो उसकी संगत जो ऊर्जा होती है वो निम्नतम अवस्था में आ जाती है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पर अगर हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी न्यूनतम अवस्था कहलाती है। न्यूनतम अवस्था में करने के लिए इलेक्ट्रॉन पर n बराबर 1 रखा जाता है, बात इतनी सी समझ लीजिए। तो न्यूनतम अवस्था की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, लिख लेना, न्यूनतम अवस्था इलेक्ट्रॉन की n बराबर 1 की संगत ऊर्जा अवस्था है। क्या लिखेंगे, निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉन की n बराबर 1 की संगत ऊर्जा अवस्था है। बोलो बेटा सबके समझ में क्लियर हो गया। जिसको जिसको जो ये बेसिक समझ में ना आया हो तो उसको चैप्टर समझ में बेटा आने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में बताना बेसिक समझ में किसके नहीं आया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने कोशिश की है आज बहुत थोड़ा अच्छा लिखने की। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।